हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी इंट्रिकेसीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसेस जो कि यूपीएससी सीएसई 2024 में आज ही के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो हम यहाँ पर पहले तो जो भी टॉपिक्स आए हैं 8 के 8 टॉपिक्स, हम उन 8 टॉपिक्स का ओवरव्यू लेंगे। एक तो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन एंड द अनदर वन इज़ जो उसकी नैरो इंटरप्रिटेशन है, ताकि आप दोनों से अवगत हो पाएँ। देन सेकेंडली जिस पे हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है कि मैं आपको एग्जैक्टली एक ऐसे यानी उसके सारे एस्पेक्ट्स जो कि लिखे जा सकते थे एग्ज़ाम हॉल में उनके बारे में बताऊंगा। ओके, सो शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला ऐसे जो कि सेक्शन ए में आया था, दैट इज़ फॉरेस्ट प्रिसीड्स सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। सो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर जो ऑथर है कि फॉरेस्ट से तो सिंपली जो सेंस निकल पा रहा है दैट इज़ रिसोर्स रिच एरियाज। ओके, जहाँ पे भी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन डेवलप करेगी, राइट। और जहाँ पे भी सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है, अगर वहाँ पे कुछ भी फ्लॉज रहते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर वहाँ पर कुछ सोशल नॉर्म्स अच्छे नहीं हैं तो वो वाली सिविलाइजेशन विद टाइम इट विल गेट डिमिनिश्ड और वो ख़त्म हो। और ऐसा आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं बहुत ही सारी, जैसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल ली जा सकती है। जैसे ब्रिटिशर्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक समय था कि ब्रिटिशर्स के लिए कहा जाता था कि देयर सन्स नेवर सेट्स, राइट। लेकिन विद टाइम जो उनकी गलतियाँ थी उनकी वजह से उनका पूरा एम्पायर ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम जो पहला टॉपिक है उसे इंटरप्रेट कर सकते थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड topic, that is the empire of future will be the empire of mind. ओके, तो इसमें कहना चाह रहा है यहाँ पे ऑथर कि जो भी फ्यूचर में रूल करेगा, ठीक है, वो पर्सन होगा हु इज़ वेरी माइंडफुल ऑफ देयर थॉट्स। ओके, अगर आप अपने थॉट्स को लेके माइंडफुल हैं, यू आर रैशनल एनफ और आप विजनरी हैं, ओके, तो आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में फ्लरिश करेंगे ही करेंगे। दैट इज़ द रियलिटी। ओके, आप इसमें एग्जांपल जैसे मैं आपको देके बताता हूँ कि अभी अगर आपको पता है कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इज़ एलन मस्क, राइट। तो एलन मस्क अगर माइंडफुल नहीं रहते, वो ये नहीं सोचते कि हम मार्स में जाके रहेंगे, ही हैज़ दैट विजन ना, ही इज़ माइंडफुल अबाउट दैट। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो आज वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है। दिस इज वन एग्जाम्पल, वन एस्पेक्ट एक्चुअली। तो ऐसे ही हम अलग अलग डायमेंशन में इस आंसर्स को भी डील कर सकते थे, इस ऐसे को भी। ओके, देन द थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड इज दैट देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ओके, तो यहाँ पे हैप्पीनेस की कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन को जताने की कोशिश करी गई है कि व्हाट इज हैप्पीनेस टू अस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल कंसिडर हैप्पीनेस एज इनर पीस। ओके, तो मैं एक डायमेंशन ये लिख सकता हूँ यहाँ पर इस ऐसे में कि हैप्पीनेस इज इनर पीस। चलिए मैं इस ऐसे में आपको थोड़ी और डायमेंशंस बताता हूँ जिन सब हेडिंग्स में आप अपना ऐसे लिख सकते हैं। वन डायमेंशन इज इनर पीस, आप इसमें लिख सकते हैं एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस, इसके बारे में लिख सकते हैं एक पेज। सेकेंड इज इंट्रिंसिक हैप्पीनेस, उसके बाद हम एक एस्पेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि हैप्पीनेस एज एन इमोशन, राइट, बिकॉज एट लास्ट हैप्पीनेस एक इमोशन ही तो है। एक पॉइंट लिख सकते हैं ड्राइवर्स ऑफ हैप्पीनेस, कि कहाँ से हैप्पीनेस हम गेन कर पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर मुझे और कोई एस्पेक्ट लिखना हो, अगर सोचा जाए तो हम एक एस्पेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि अनएथिकल वर्सेस एथिकल हैप्पीनेस। ओके, तो अगर हम इन सब एस्पेक्ट्स, ये जो जितने भी यहाँ पे लिख रखे हैं 6-7 एस्पेक्ट्स हैं, अगर इसमें आप अपने ऐसे को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहेगा और मल्टी डायमेंशनल भी रहेगा, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज़ द डाउटर इज़ द ट्रू मैन ऑफ साइंस। दैट मीन्स जो आदमी रैशनली किसी चीज़ पे सोचने की कैपेबिलिटी रखता है,
A man who is rational, who is curious, is a real scientific man. राइट? एंड साइंटिफिक मैन से क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे एग्जामिनर? साइंटिफिक मैन से उसका मतलब है इनोवेटर, राइट? बिकॉज साइंस इज रिलेटेड टू इनोवेशन इन जनरल टर्म्स. एंड जो ये वाला ऐसे है, इस पर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा. द रीज़न इज़ कि इस ऐसे को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता हो कि यू हैव टू राइट 10 पेजेस, एक ऐसे के लिए आपको 10 पेज मिलते हैं अप्रॉक्सीमेट. ओके, तो जो आपका पहला पेज रहता है दैट इज़ इंट्रो. द अदर 7 पेजेस आर योर बॉडी जनरली, एंड देन द लास्ट 2 पेजेस आर योर वे अहेड एंड योर कंक्लूजन. और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो भी यहाँ पे पेजेस, ये बॉडी के पेजेस लिखेंगे ना, हम उन पेजेस में हर एक पेज में 3 डायमेंशंस लिखेंगे. सो हम बॉडी में ही 21 डायमेंशन लिख रहे हैं. और अगर आपका ऐसे इतना मल्टी डायमेंशनल है जिसमें 21 डायमेंशन तो खाली बॉडी में, इंट्रो में भी 1 डायमेंशन होगा लगभग, वे फॉरवर्ड में भी 1 डायमेंशन, 1 या 2 डायमेंशन आप मान के चलिए लिख ही देता है एक पर्सन, एक नॉर्मल एस्पिरेंट लिख देगा जो एक मेंस का एग्ज़ाम लिख रहा है. तो कहीं ना कहीं आप 24 एस्पेक्ट्स लिख रहे हैं एक चीज़ के. सो एग्जामिनर आर बाउंड टू गिव यू 120+ मार्क्स. और आज हम यही देखेंगे कि हाउ टू राइट दिस 24 एस्पेक्ट्स. ओके, ये हम सारे टॉपिक्स देखने के बाद जब ऐसे की बात करेंगे, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस ऐसे की, तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट दिस ऑल एस्पेक्ट्स. अब बात करते हैं हम सेक्शन बी के एसेस पे. यहाँ पे पहला क्या आया हुआ है, एंड दिस इज़ स्ट्रेंज थिंग क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से खाली फिलोसफिकल ऐसे आते थे, राइट? अगर आपने देखा हो, बहुत टाइम बाद एक जनरल ऐसे आया हुआ है. सो कहीं ना कहीं अगर मैं रहता वहाँ पर उस टाइम पे, अगर मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, तो शायद मैं सेक्शन ए में से ये वाला करता एंड सेक्शन बी में से ये वाला करता, बिकॉज ये बहुत ही जनरल टॉपिक है और इसमें मुझे बहुत ही सारे एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे क्योंकि जीएस हमने बहुत ध्यान से पढ़ा ही होता है ऑब्वियसली. ओके, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने कि सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फेयर ऑफ मिसिंग आउट अमंगस्ट द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस. ये तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ की बात हो रही है अगर आप देखें तो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि वी आर रनिंग बिहाइंड द वेरियस रिसोर्सेज, राइट? उससे हो क्या रहा है, अगर हम रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं उससे हमारी रिवीजन नहीं हो पा रही, राइट? एक एस्पेक्ट की रिवीजन बहुत ही कम हो पा रही है जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली सक्सेस नहीं मिल रहा है. और अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है दैट लीड्स टू डिप्रेशन. और अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन के साथ साथ लोनलीनेस तो रहेगी रहेगी क्योंकि यू आर नॉट सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो आप लोनली रहेंगे. दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ अवर सोसाइटी. तो ये एक ब्रॉड मीनिंग है इस टॉपिक का. इसको आप अलग अलग डायमेंशंस में लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू. देन द सेकेंड टॉपिक इज nearly all men can stand adversities, but to test the character given him when he is given the power. I'm sorry, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हुआ है. तो इसमें यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि एडवर्स जो कंडीशन रहती हैं किसी की भी लाइफ में, वो हर एक इंसान नॉर्मली हैंडल कर लेता है. ओके, लेकिन अगर आपको किसी का कैरेक्टर जज करना है ना, तो आप उसे पावर दे के देखिए. क्योंकि अगर आप किसी को पावर देंगे तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसमें एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा कि आई एम सुपीरियर. तो उसमें पता चलेगा कि उसका कैरेक्टर क्या है. अगर उसके पास पावर आ गई उसके बाद भी वो उसी तरह से हम्बल है, उसी तरह से केयरिंग है, तो दैट पर्सन हैव अ वेरी गुड कैरेक्टर. दिस इज़ द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक. द थर्ड टॉपिक गिवन इज ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल. अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एक्चुअली. जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि न्यूटन ने ग्रेविटी के सारे रूल्स दे दिए, राइट? अब इतने सारे ग्रेविटी के रूल्स तो दे दिए उसने और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? फॉलिंग ऑफ एप्पल. इजंट इट स्ट्रेंज? ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें कि कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो उसकी इनिशिएशन रहती है दैट इज़ वेरी स्मॉल. आप इसको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में ले सकते हैं
कि कहीं ना कहीं जब सिपाही म्यूटिनी हुई, जब नॉर्मल जनता में एक चिंगारी उत्पन्न हुई नेशनलिज्म की, उससे क्या हुआ, पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर हमने इंडिया से उन्हें भगा दिया, राइट, उनका डाउनफॉल करवाया। स्टार्ट तो एक बहुत ही छोटी चीज़ से हुआ होगा ऑब्वियसली, जैसे सिपाही म्यूटिनी हुई थी वो गन कार्टिलेज की वजह से हुई थी कि वहाँ पे काऊ मीट या फिर पिग मीट का यूज़ हो रहा है, इस बात पे हुई थी। रीज़न ऑल्दो बहुत छोटा नहीं है या बहुत बड़ा नहीं है, आई एम नॉट गिव कमेंट ओवर दिस, बट कहीं ना कहीं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप अलग अलग एस्पेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को, जैसे मैंने यहाँ पे ये साइंटिफिक एस्पेक्ट में यूज़ करा, यहाँ पे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में यूज़ करा, तो आप ऐसे ही अपने टॉपिक को वहाँ पे ले डाउन कर सकते हैं। ओके, देन द लास्ट टॉपिक इज दैट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। इसके लिए ना आपने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा ना, तो मैं उनका ही एक कोट लिखता हूँ। उन्होंने क्या कहा था कि ओनली डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी इज द ऑपरेशन ऑफ अदर्स। ओके, इसमें तुलसीदास जी कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं ना, दैट मीन्स आप किसी ना किसी के जो राइट्स हैं उन्हें हैम्पर कर रहे हैं, आप उनको ऑप्रेस कर रहे हैं। वही चीज़ हमारा जो टॉपिक दिया गया फोर्थ, वो भी यही चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी जो चीज़ें अगर हम नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को, वो ज़्यादा गलत है, रैदर देन कि हम उन्हें ट्राई तो करें विद अ गुड इंटेंशन। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, दैट्स श्योर कि नहीं है हाथ में, ठीक है। और इसे आप रिलेट एक और चीज़ से कर सकते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट से। भगवत गीता के बारे में तो सबने सुना होगा, राइट। उसमें देयर इज़ अ लाइन कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, राइट। कृष्णा सेड टू अर्जुन। तो आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि आप कर्म कीजिए अपना, फल की इच्छा मत कीजिए, वो इससे रिलेट किया जा सकता है। ऐसे ही अलग अलग डायमेंशन आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई ओवरऑल मेजर जो हमने टॉपिक्स की बात करी थी। अब जो है हम अगले एस्पेक्ट पे आते हैं, दैट इज़ हमने, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक प्रॉपर पूरा ऐसे डिस्कस करेंगे। तो जो हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज़ द डाउटर इज़ ट्रू मैन ऑफ साइंस। ओके, तो अगर इस पे हम बात करें तो पहला जो पेज होगा, जो कि इंट्रो पेज होता है जनरली, ओके, तो इंट्रो पेज में जनरली आई विल प्रेफर टू राइट वन एनेक्डोट, और आपकी इच्छा है कि यहाँ पे आप अगर पोइट्री लिखना चाह रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वेज हैं, जैसे आप कुछ खुद की स्टोरी बना रहे हैं या रैंडम कोई कोट लिख रहे हैं, ओके, आप ये भी कर सकते हैं। रैंडम कोट का सेंस ये नहीं है कि टॉपिक से डेविएट हो, टॉपिक के साथ अलाइन करता हो कोई कोट होना चाहिए। ये हो गया आपके आधे पेज का, राइट। और जो आधा पेज बचता है ना, आई विल प्रेफर टू राइट अ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हियर, ओके। ये हो गई हमारी पहले पेज की बात। और लास्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लिंकिंग लाइन लिख देते हैं ताकि मैं एग्जामिनर को बता पाऊँ कि मेरा कौन सा अप्रोच मैं आगे आने वाले पूरे ऐसे में यूज़ करने वाला हूँ, ओके। तो हम बात करते हैं अब कि जो ये ऐसे है, यहाँ पे अगर मुझे शुरुआत करनी होती है उस एग्ज़ाम हॉल में, उस स्ट्रेस कंडीशन में, तो मैं इस एनेक्डोट को कहीं ना कहीं एनेक्डोट वे में शुरू करने वाला था। ये ऐसे, जो कि इस तरह से होता कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि क्लास में है, राइट, वो डाउट पूछ रहा है, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, राम श्याम वट एवर यू वॉन्ट। उसने क्वेश्चन पूछा, सब बच्चे हंसे, ओके, दे आर मॉकिंग एट दिस पर्सन हु इज़ आस्किंग द डाउट, बट टीचर उन्हें एक लेसन देता है, द पर्सन हु इज़ रियली इन्वॉल्व्ड इन द टीचिंग्स हैव देयर सेंस ऑफ डाउट। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे किसी चीज़ पे तो डाउट्स नहीं आएंगे, और अगर आप डाउट कर रहे हैं किसी चीज़ पे तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है वो इनोवेटिव साइड्स पे चलेगा, ओके। तो आप इस तरह का कोई एनेक्डोट यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको एस्पेक्ट बता रहा हूँ, प्रॉपर पैराग्राफ लिख के नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिखता हूँ जनरली पहले ही पेज में, तो मैं यहाँ पर क्या डिस्कस कर सकता हूँ कि अर्ली सिविलाइजर्स हैं जो हमारे, तो हम इन अर्ली सिविलाइजर्स को, इन्होंने क्या सोचा होगा कि हमें वार्मथ चाहिए क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है। अगर कोल्ड क्लाइमेट है और हमें वार्मथ चाहिए
तो उन्होंने सोचा होगा कि हमें देयर इज़ अ नीड ऑफ समथिंग, जिसकी वजह से फायर का इनोवेशन हुआ होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो हम ये वाला एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर मैं क्या लिखता जनरली, मैं लिखता हूँ सोशियोलॉजिकल डायमेंशन। ओके, अगर मैं सोशियोलॉजिकल डायमेंशन लिख रहा हूँ, और हाँ, यहाँ पे जो लास्ट में लिंकिंग लाइन है ना, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इन द फर्दर ऐसे आई विल डिस्कस द होल कंसेप्ट इन द पेस्टल अप्रोच। या फिर ऑब्वियसली आप पेस्टल नहीं लिखेंगे वहाँ पे, आप ये लिख सकते हैं इन द पॉलिटिकल, या फिर जो भी आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको लिंक करते हुए कि इन द सोशियोलॉजिकल अप्रोच। क्योंकि जब भी आप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे पहले से ही, तो एग्जामिनर विल बी अवेयर कि आगे सोशल डायमेंशन आने वाला है। तो जब एग्जामिनर को पता है तो वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। दैट इज़ द होल केस। और ये लाइन लिखने का एक और मीनिंग भी ये है कि हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। जो ये लाइन्स होती हैं इन्हें कनेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट कर रहे हैं। और यूपीएससी का जो सिलेबस है, अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा, ऐसे के सिलेबस में देयर इज़ रिटन दैट देयर नीड्स टू बी अ कोहेरेंस इन बिटवीन द पैराग्राफ्स ऑफ द एसे रिटन। ओके, तो वो जो कोहेरेंस है वो इन चीज़ों से आती है। ये होते हैं एक्सट्रिंसिक लिंकर और कुछ होते हैं इंट्रिंसिक लिंकर। तो मैं आपको दोनों को लिखना सिखाऊंगा कहीं ना कहीं इस लेक्चर में। इट्स अप टू यू कि आप कितना ग्रैस्प कर पाते हैं। और आई होप कि आप ये चीज़ें सुनने के बाद इसे यूटिलाइज़ करें अपने एग्ज़ाम में। ओके, तो हम सोशोलॉजिकल डायमेंशन लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाइल्ड के बारे में लिख सकता हूँ, अदर एस्पेक्ट में वुमेन के बारे में लिख सकता हूँ, तीसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि मैं यूथ के बारे में लिख दूँ, बिकॉज ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो अब देखिए, अगर चाइल्ड की बात करें तो हम यहाँ पे ऐसे के टॉपिक को रिलेट करते हुए ये लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। अगर पॉपुलेशन अपसर्ज नहीं हुई होती इतनी ज़्यादा, ठीक है, तो ये वाला आइडिया आता फैमिली प्लानिंग का कभी नहीं आता, राइट। तो देख लीजिए, अगर डाउट आया किसी भी कारण के, आपको अगर डाउट आ रहा है तो इट लीड्स टू फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग की जो पीछे का कारण है दैट इज़ पॉपुलेशन। अब हम सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं। अगर वुमेन के बारे में अगर हमें कुछ लिखना है, सो यू कैन राइट अबाउट सती प्रथा। अगर सती प्रथा पे डाउट नहीं करते राजा राम मोहन राय, राइट, राम मोहन रॉय, ओके, अगर ये डाउट नहीं करते सती प्रथा पे, तो ये एबॉलिश हो पाती? आई डोंट थिंक सो। तो आप ये एस्पेक्ट लिख सकते हैं वुमेन का यहाँ पर। अब जो थर्ड पैराग्राफ आप सेकंड पेज में लिखेंगे आप, दैट इज़ रिगार्डिंग टू यूथ। अब यूथ में आप क्या लिख सकते हैं? यूथ में आप लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, जो आजकल एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, राइट, उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि अगर हमें कहीं ना कहीं चीज़ों की क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती तो हम कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाते। तो अगर हमें क्यूरियोसिटी हो रही है तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे मेक इन इंडिया, राइट, मेक इन इंडिया के एग्जांपल दे सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे पेज पर। मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक फैशन में ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ करी जा सकती है। तो फर्स्ट थिंग इज़ जॉब क्रिएशन। और हाँ, ये वाला जो मेरा थर्ड पेज रहता है जनरली, दैट इज़ रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कंसेप्ट। कि यहाँ पे मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लिखता हूँ चीज़ों के। पहले हम लिख देंगे जॉब के बारे में, जॉब क्रिएशंस के बारे में आइदर। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होता है जनरली, दैट इज़ आई रोट अबाउट जेंडर पे पैरिटी, ओके, एंड द थर्ड वन इज़ इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, इंक्लूसिव पॉलिसी, ओके। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने यूथ की बात करी थी, अब आप इनमें भी कोहेरेंस देख लें। जो मैं आपको इंट्रिंसिक की बात कर रहा था ना, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूथ की बात हो रही है और जॉब क्रिएशन की बात हो रही है। तो आप इसके लास्ट में कुछ भी ऐसी लाइन लिख सकते हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक हिंट दिया जा रहा हो एम्प्लॉयमेंट की तरफ, ओके। तो आप इस तरह से एंड कर सकते हैं इस यूथ वाले पैराग्राफ को। अब हम यहाँ पे आते हैं जॉब क्रिएशन। अगेन आप एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ें लिख सकते हैं, आप R&D के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर कि इनोवेशन होगी तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और अगर इंसान को डाउट नहीं आएगा तो इनोवेशन कैसे होगी, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो ये डाउट है, इट विल लीड्स टू न्यू जॉब। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल AI डेवलप करा इंसान ने, अब AI के लिए
नए स्किल सेट्स चाहिए, और अगर नए स्किल सेट्स चाहिए तो उसके लिए न्यू जॉब क्रिएशन होगी। तो आप वो वाला एस्पेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। द अदर पॉइंट जो हम यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, दैट इज़ जेंडर पे पैरिटी। अगर आपको पता होगा, रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है उसकी पेमेंट और इंडियन मेंस क्रिकेट टीम की पेमेंट बराबर कर दी गई मिस्टर जयशाह के द्वारा। तो आप उसे कोट कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे वुमेन्स के बारे में सोचा ही नहीं जाता, कि वहाँ पर उनको पेमेंट के बारे में उनकी सोचा ही नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे कैसे ये वाली जो पॉलिसी आई कि इक्वल पे फॉर इक्वल प्लेयर, वो कैसे लागू होती। सो हर एक चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं एक रैशनल माइंडसेट रहना चाहिए, एक डाउट रहना चाहिए कि नहीं ये चीज़ कैसे। और जब हमारे ये दिमाग में ये रहेगा कि कैसे, क्यों, तभी हम नई चीज़ों की तरफ जा पाएंगे, दैट इज़ मोर रैशनल। सो वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट दैट। द लास्ट थिंग आई रोट अबाउट इन दिस इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो कि मैं थर्ड पेज में लिख रहा हूँ, उसमें रहेगा इंक्लूसिव पॉलिसी मेजर्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं हमारी सोसाइटी के, जैसे दलित्स हैं, कुछ लोअर कास्ट हैं, अगर ये सब चीज़ें, ये सब कास्ट अपना डोमिनेंस या प्रोमिनेंस कह सकते हैं इवन, वो शो नहीं करती, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डॉक्यूमेंट है, होली डॉक्यूमेंट दैट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं आती, राइट। तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन का पॉइंट लिख सकते हैं इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग में। उसके बाद हम अगले स्टेप पे जाते हैं, यानी कि हमारा फोर्थ पेज। फोर्थ पेज में आई यूजुअली टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ओके, तो इसमें में जो पहला पॉइंट होता है मेरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, दैट इज़ रिगार्डिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। द सेकेंड पैराग्राफ आई यूजुअली राइट अबाउट ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज़, क्योंकि एक पैराग्राफ तो पूरे ऐसे में होना चाहिए जिसमें ब्यूरोक्रेट्स की बात हो रही है। आफ्टर ऑल यू आर गोना बिकम द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो, तो कहीं ना कहीं आपको ऑब्वियसली ये लिखना चाहिए। एंड द थर्ड पार्ट आई विल राइट हेयर इज़ ई गवर्नेंस। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हम इसके अंदर लिख क्या कह सकते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आप कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जो लीडर्स हैं उनको ये फील नहीं होता, जैसे एक राजीव गांधी जी की बात अगर आपने सुनी होगी, उनकी एक सेइंग थी कि अगर हम सेंटर से 1 रुपया भेजते हैं तो 0.5 रुपये एट लास्ट उन लोगों को मिल पाते हैं। इट इज़ अ लैग, राइट। तो इसको ठीक करने के लिए अभी की जो पॉलिसी है, व्हाट इज़ इट, जैम ट्रिनिटी। ओके, ये मैं आपको एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ, इसको आप इंग्लिश में अच्छी वोकैबुलरी में ऑब्वियसली लिखिए। जैम ट्रिनिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज़ ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज़। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर डिलेड जो वर्क स्टाइल है, जो कि पहले था ऑब्वियसली अब काफ़ी कम हो चुका है, अगर इस पर डाउट ना किया जाता, इसको ये नहीं पूछा जाता कि ऐसा क्यों, तुम्हारा काम डिले क्यों चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, जो कि अभी कहाँ से फिक्स हो रही है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ करना शुरू कर दिए, जैसे कि ई टेंडर्स, राइट। आप ऐसी एग्जांपल्स देके इसे जस्टिफाई कर सकते हैं अपने टॉपिक के साथ। एंड आपने अगर ध्यान दिया होगा, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हर एक पैराग्राफ को टॉपिक से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एस्से का टॉपिक है, ताकि जो मेरी डेविएशन है वो ना हो, बिकॉज वी हैड टू अलाइन विद द टॉपिक एट लास्ट। ओके, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। देन द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इज ई गवर्नेंस। अगर ये इशू ही नहीं होता रेड टेपिज्म का, तो आपको लगता है कि हम ई गवर्नेंस अपनाते हैं, राइट। तो अगर हमें करप्शन को रोकना था तो हमने डाउट करा कि कैसे रोका जाए, हमारे मन में ये चीज़ आई, और जैसे ही हमने ये सोचा तो हमें लगा कि कुछ मेजर निकालना चाहिए, तो हमने ई गवर्नेंस मेजर निकाल दिया। तो हम ये लिख सकते हैं। अब हम अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं, दैट इज़ और फिफ्थ पेज ऑब्वियसली। इसमें हम बात कर सकते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल फेस की। ओके, अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सोशोलॉजिकल ले लिया एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ले लिया हुआ है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिया है, अब मैं टेक्निकल ले रहा हूँ, और हर एक में मैं 3 एस्पेक्ट शेयर कर रहा हूँ, एंड ये सारे एस्पेक्ट एक दूसरे से अलग है। तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसे मल्टी डायमेंशनल आंसर मिलेगा, आपका मल्टी डायमेंशनल ऐसे मिलेगा। ओके,
तो अगर हम टेक्निकल की बात करें या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें, ऑब्वियसली आपको ये नहीं लिखना है कि हम टेक्नोलॉजिकल चीज़ें लिख रहे हैं। वो एग्जाम आपकी जो इंट्रिंसिक लाइनर्स होंगे जो इसके लास्ट में आप कहीं ना कहीं यूज़ करोगे, वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को पुश कर ही देंगे कि नेक्स्ट कुछ टेक्निकल आने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे ई गवर्नेंस की बात करी है, ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एग्जामिनर ऑलरेडी अवेयर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पहला जो आई यूज़ टू राइट इस वाले पेज में, दैट इज़ इनोवेशन, रिगार्डिंग इनोवेशन। The second paragraph is regarding science without humanity. Okay, and the third one is human centric R&D. 3 एस्पेक्ट लिखते हैं मैंने टेक्निकल के। इनोवेशन में मैं ये लिख सकता हूँ, अगेन एलन मस्क वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो मार्स वाली, वो आप यहाँ पे कोट करके अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हैं इस ऐसे में भी। सो आप ये भी देख रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल को मैं 2 ऐसे में लिख पा रहा हूँ, तो कंटेंट कहीं ना कहीं वही रहता है, बस आपको उसको ऐसे के टॉपिक से जस्टिफाई करवाना है। दैट इज़ द होल गेम। ओके, नाउ साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, इसमें कैसे हम इसे जस्टिफाई करेंगे? इसमें हम जस्टिफाई कर सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की एग्जांपल लेकर। आपने अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, ओपनहाइमर। खाली मूवी देखी है ना, उसे यूज़ कीजिए यहाँ पर, अगर आप यूज़ कर पाएंगे। सो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। उसके बाद अगले पैराग्राफ की बात करते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक R&D। इसमें हम बात कर सकते हैं कि चाइना ने ये देखा कि डायबिटीज़ का इशू ग्लोबल है। सो अभी रिसेंटली ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि चाइना ने डायबिटीज़ की वैक्सीन बना दी है। ओके, डायबिटीज़ मेलिटस इसका पूरा नाम होता है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो डायबिटीज़ की वैक्सीन बन गई, तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्निकल में। उसके बाद आते हैं हम 6th पेज पर अपने, राइट। 6th पेज में मैं अगर लिखूं तो आई विल जनरली राइट अबाउट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। हमारे एस्पेक्ट्स भी बदल रहे हैं और हमारा होल सिनेरियो भी बदल रहा है। हमने टेक्निकल से अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, इन्वायरमेंटल पर। अगेन इसे भी मैं 3 पैराग्राफ में डिवाइड करूँगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली चीज़, ओके। उसके बाद सेकंड जो पैराग्राफ होगा उसे मैं लिखूँगा ट्रस्टीशिप मॉडल पे, okay, and the third thing I'll write about climate justice। ज़रूरी है इन टॉपिक्स को भी छेड़ना, बिकॉज these are the current topics, current hot topics even I can say। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हमें यही नहीं फील होता कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, राइट, हमारा ओजोन डिप्लीट हो रहा है, तो हम जो हमारे कॉप्स होती हैं UNFCCC की, वो हम करते? ऐसा आपको लगता है कि हम करते? नहीं करते ऑब्वियसली। हमें नीड फील हुई, हमने डाउट किया कि हम कैसे इसे क्योर कर सकते हैं। सो हमने कॉप्स ऑर्गेनाइज करी, ग्लोबल एक फॉरम बनाए हमने, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को हमने बूस्ट करा। वो सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए। देन द अनदर थिंग इज़ ट्रस्टीशिप मॉडल, ठीक है। इसे आप कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। जैसे हमने हमारे भारत में बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, उज्ज्वला जो योजना चल रही है, सोलर के लिए हमारी चीज़ें चल रही है, राइट, ग्लोबल विंड का हमारा चल रहा है। तो उन सब चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमें नीड ही फील नहीं होती कि फॉसिल फ्यूल पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम सोलर की तरफ क्यों जाते? नहीं जाते ना। सो यहाँ पे आप हर एक पॉइंट में आपको बस जस्टिफाई करना है अपने क्वेश्चन को। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो ऐसे होगा वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल होगा। अगर आप इस अप्रोच से चल रहे हैं, और आपको 120+ मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेंगे फॉर श्योर। अगर आपकी बाकायदा वोकेबुलरी अच्छी है तो आप इसको 140 तक भी लेके जा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट जस्टिस की। अगेन इसमें भी आप इसी तरह की कोई एग्जांपल दे दीजिए। विंड की दे सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ की दे सकते हैं यार, न्यूक्लियर पे और फोकस करना, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ। उसके बाद हम अगले एस्पेक्ट पे जाते हैं, विच आई ऑफन राइट अबाउट लीगल एस्पेक्ट, ओके। आप इसमें और भी एस्पेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको लीगल नहीं लिखना है, क्योंकि हमने पॉलिटिकल लिख दिया हुआ ऑलरेडी। देखिए आप ही के सामने मैं यहाँ पे एस्पेक्ट्स डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं अगर ये नहीं लिख सकता तो मैं दूसरा लिख सकता था। तो फॉर एग्जांपल मैं जोग्राफिकल एस्पेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं रिसोर्स एलोकेशन, लिख सकता हूँ इसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिख सकता हूँ। रेदर
रिसोर्स एलोकेशन भी लिख सकते हैं या रिसोर्स शेयरिंग कह सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। वैसे तो मैं दोनों भी लिख के दिखा सकता हूँ आपको, बस आपको अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना है। और लास्ट जोग्राफिक में हम देख सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन, राइट। अब रिसोर्स शेयरिंग में हम देख सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है। इसका जन्म कैसे हुआ होगा? ऑब्वियसली यही सोच के साथ कि अगर एक देश कम कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक दूसरे को उधार दे सकते हैं। यही है ना, कंट्री 1 टू कंट्री 2। तो इसकी इनोवेशन कहाँ से आई होगी? अगर उन्हें लगा होगा कि हम ऐसा बार्टर कर सकते हैं। तो आप ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एयरप्लेन बनाया, हमें जल्दी ट्रैवल करना था, दैट इज़ द प्रॉब्लम, तो हमने एयरप्लेन बना दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ऑब्वियसली कुछ जर्नलिस्टिक पॉइंट्स भी लिखिए। ऑब्वियसली आप हर एक पॉइंट भी एडवांस लिखेंगे तो भी बहुत ही टेक्निकल आंसर लगेगा, तो कुछ जनरल पॉइंट्स भी लिखिए ऑब्वियसली। तो एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि हमारी एनर्जी नीड्स पूरी नहीं हो रही है इंडिया की, राइट। सो व्हाट वी आर गोना डू कि हम बात कर रहे हैं अभी के टाइम में कि हम डीप सी बेड माइनिंग करेंगे, राइट। आपने इसके बारे में अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो यूएन क्लॉज की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है आए दिन। तो आप वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि एनर्जी नीड की अगर हमें इशू है तो उससे हम फुलफ़िल करने के लिए डीप सी माइनिंग कर रहे हैं, ताकि हमें मिनरल नोड्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट, हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, तो ये वाला एस्पेक्ट हो गया आपका। अगेन 7वां पेज आपका, 8वें पेज पे आते हैं। 8वां पेज आई यूजुअली ट्राई टू राइट इन द इंटरनेशनल फैशन, क्योंकि इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी तो देना चाहिए ना हमें अपने आंसर में। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, यूएसए, चाइना और यूके की बात करता हूँ एक एक पैराग्राफ में। एंड द शर्त जो होती है ना कि हमें इस एग्ज़ाम में करना के ऐसे में हमें अपने जो ऐसे का टॉपिक है उससे बंध के रहना है, राइट। तो अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर यूएसए में वहाँ के लोगों को 1600 में ये नहीं पता चलता कि हमें लिबर्टी की लड़ाई लड़नी है जी, हमारे ह्यूमन राइट्स सिक्योर होने चाहिए, तो वो यूरोपियंस को वहाँ से भगाते। आपने पढ़ा होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली की लास्ट लड़ाई हुई थी और उनको हरा के यूएस ने अपना जो इंडिपेंडेंस है वो गेन करा था। यू कैन राइट दीज पॉइंट्स ओके इन यूएसए। अब चाइना के केस में आप ये लिख सकते हैं, आप चाइना लिख सकते हैं और यू कैन राइट पाकिस्तान, इट्स अप टू यू। पर इन दोनों में से एक ज़रूर लिखिए क्योंकि ये दोनों हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो ऑब्वियसली शायद आपको इनके बारे में लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान की बात करूँ, आप इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ही दिखाएंगे ऑब्वियसली कि ये इंडिया को सीधे सीधे तो डैमेज कर नहीं पा रहा है, राइट, नहीं कर पा रहा है। सो इसने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है, ज़िया-उल हक डॉक्ट्रिन। ज़िया-उल हक डॉक्ट्रिन के अंदर क्या कहते हैं ये कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ये आइडियोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को उन्होंने भी तो सॉल्यूशन ही ढूंढा है। ऑब्वियसली इट इज़ नेगेटिव, इसको नेगेटिव लाइट्स में ही दर्शाएंगे। ओके, तब अगले पैराग्राफ में आ जाते हैं हम, दैट इज़ रिगार्डिंग यूके। अब यूके के बारे में अगर हम बात करें तो यूके में आप कोई भी एग्जांपल, जैसे वहाँ पे भी अगेन लिबरलाइजेशन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन की बात कर लीजिए, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट तो नहीं, 9th हम पैराग्राफ पे आते हैं। 9th पैराग्राफ में जो बात होगी, आई एम सॉरी, 9th पेज पे, उस पर जनरली मैं क्या लिखता हूँ कि एंटी पॉइंट्स लिखता हूँ मैं, लेकिन एंटी पॉइंट्स शुगर कोटेड होने चाहिए, दैट नीड्स टू बी देयर, क्योंकि आपने पिछले 8 पेज में उस टॉपिक को जस्टिफाई किया कहीं ना कहीं, और अगर लास्ट में आप बिल्कुल उसे डिनाई कर देंगे तो बात नहीं बनेगी ना। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू। तो शुगर कोट करके लिखना ऑब्वियसली। अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप खुद ही सोचिए, आपको भी समझ आ जाएगा कि हर बार जो हम डाउट करते हैं, अगर वो डाउट्स रैशनल ना हो तो उसका कोई एंड रिजल्ट रहेगा नहीं, नॉट पॉसिबल ना। ऐसे ही अगर हम कोई भी चीज़ सोच रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अनएथिकल मीन्स, जैसे हमने वो न्यूक्लियर बॉम्ब वाली चीज़ देखी थी, एग्जाम्पल देखी थी एक्चुअली, तो वो लिख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे 4-5 अलग अलग शुगर कोटेड नेगेटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं या एंटी पॉइंट्स कह सकते हैं। एंड लास्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि कैसे इसे बढ़ाया जाए। जो ये डाउट सीकिंग टेंडेंसी है ना
इंडिया में तो बहुत कम हो रखी है, क्योंकि R&D पे फोकस ही नहीं हो रहा, राइट। हम सोचने पे मजबूरी नहीं कर रहे, रट्टाफिकेशन, रोटन सिस्टम, राइट, उस पर काम हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं उससे शिफ्ट होके R&D पे काम करना चाहिए, हमें फील्ड एक्सप्लोरेशन पे काम करना चाहिए, राइट। उसके बाद हमें सोसाइटल नॉर्म्स को भी कहीं ना कहीं एक नए नज़रिए से देखना चाहिए। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो 10th पेज है ना, उसके स्टार्टिंग के कुछ 1/4 पेज में आई वुड से यहाँ तक जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन आप यहाँ पे लिखेंगे। कंक्लूजन अब आप ये लिख सकते हैं, अगेन जैसे आपने शुरू किया था, जैसे मैंने आपको एक एनेक्डोट बताया था कि हम लिख सकते हैं वो स्टूडेंट वाली स्टोरी, राइट, कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, अब वहीं से रिलेट करके अपना कंक्लूजन बनाइए। अब कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपने कंक्लूजन फॉर एग्जांपल उस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन की वजह से आज वो पर्सन, उसे दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, दैट इज़ मिस्टर अब्दुल कलाम। मिल गया आपको कंक्लूजन। तो बस दैट इज़ द होल स्टोरी। इस तरह से आप एक ऐसे लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग एंड होप यू एंजॉय योर डे।